नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिस पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर लालकृष्ण आडवाणी ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि जैन हवाला कांड में उनका नाम आ गया था और आडवाणी तब तक चुनाव नहीं लड़े जब तक कि उस हवाला कांड से उनका नाम बाहर नहीं आया। लालकृष्ण आडवाणी ने 2004 में जब दोबारा पार्टी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, तो तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आडवाणी ने कहा कि हम एक ऐसे एरा में पहुंच गए हैं जहां पे राजनीति प्योर धंधा बन गई है और हमें इस भारतीय राजनीति के गंदे चेहरे को बदलना होगा। मैं इस बात से थक गया हूं कि हर दिन मेरे पास कार्यकर्ता कोई ना कोई शिकायत लेकर आते हैं अपने पार्टी नेताओं के करप्शन को लेकर, और इससे बदलना चाहिए, तभी पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंचेगी। ये शब्द लालकृष्ण आडवाणी के थे, जो बीजेपी के फाउंडर हैं। लेकिन आज की तारीख में स्थिति बदल गई है। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने न केवल अपने मंत्री रहने के दौरान, इससे पहले जब मध्य प्रदेश में उज्जैन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को संभाल रहे थे तब, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के दौरान, न केवल खुद, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके भाई, सबने उज्जैन में डेवलपमेंट करने के नाम पर, यानी कि महाकाल, जहां पर महाकाल की आरती होती है, पूजा होती है, और अगले साल वहां पे सिंहस्थ की पूजा होनी है, बड़ा मेला लगना है, और उज्जैन का पूरा डेवलपमेंट उस योजना को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। वहां पर तमाम तरह की जमीनें खरीदी गई, और जो जमीन खरीदने का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। यानी कि यादव परिवार के पास इस समय 335 एकड़ की जमीन है, जिसमें 2023 से लेकर जब वो मुख्यमंत्री बने थे 168 एकड़ की जमीन खरीदी गई, और 2025 में जब सिंहस्थ में, उज्जैन में किसान आंदोलन कर रहे थे कि वहां पे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए सिंहस्थ के लिए, उस दौरान भी 92 एकड़ जमीन खरीदी गई। सवाल है कि अयोध्या में जिस तरह से जमीन की लूट हुई, पहले अधिकारियों ने, नेताओं ने, एमएलए ने जमीन खरीदी, बाद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने औने पौने दाम पर उस जमीन को इन्फ्लेटेड प्राइस दिखाकर उसकी परचेज की, और उसके बाद अब दूसरे, यानी कि आस्था के मंदिर उज्जैन में जमीन की लूट हुई है। तो सवाल यह है कि आज के इस इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्या मंत्री, मुख्यमंत्री की नैतिकता ये कहती है कि वो अपने पद का दुरुपयोग करके उस जमीन को पहले खरीदें, सरकारी खर्च पे वहां पे लैंड डेवलपमेंट कराएं, और उसके बाद फिर औने पौने दाम पर जनता को बेच दें उसी जमीन की, जिसकी दर काफी कम थी, सरकारी खर्चे पर उसका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद मुंहमांगा दाम पर उसकी कीमत वसूली गई। क्या ये नैतिकता का तकाजा कहता है कि मुख्यमंत्री, मंत्री इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग अगर वो बिजनेस कर भी रहे हैं, तो ये जानते हुए उन परियोजनाओं को, जिन परियोजना में जहां से निकलनी है सड़कें, वहां पर डीएम, कलेक्टर वहां पे उसका विकास कराएं, और उससे पहले की जानकारी वो अपने बिजनेस, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इन सारे सवालों का जवाब हम आज के कार्यक्रम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे विभूति नारायण जी जुड़ रहे हैं, जो कि न केवल वाइस चांसलर रहे, बल्कि लंबे समय तक उन्होंने सेवा दी है भारत सरकार में। आर राजगोपालन साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरती जरत हमारे साथ जुड़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, और साथ ही सुनील शुक्ला साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले विभूति जी आपसे, चूंकि आप भारत की व्यवस्था जो है उसमें आपने काम किया है और देखा है कि किस तरह से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। अब इसमें जो प्राइमा फेसी है, 2 मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये है कि जो बीजेपी की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया गया है मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से, कि ये कोई केस नहीं बनता, ये सिर्फ सनसनीखेज बनाने के लिए इसको छापा गया है, क्योंकि ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। मुख्यमंत्री ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको फाइल किया है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री का परिवार अगर बिजनेस करता है, तो क्या मंत्री को, पॉलिटिशियन को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है? पहला मुद्दा ये है, ये डिफेंस कहा गया है। लेकिन इसके पक्ष में जो विपक्ष में आर्गुमेंट है कि क्या सरकारी योजनाओं की जो जानकारी है वो मंत्री, मुख्यमंत्री पहले से जमीन खरीद ले, उसे डेवलप कराए और फिर अपना फायदा उठाए, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, मुझे सबसे पहले तो इसी बात पे हंसी आती है
जब कोई ये कहता है कि बीजेपी जो है वो एक पार्टी विद डिफरेंस है, बीजेपी में आने का मतलब कि खास चाल चरित्र वाले लोग आएंगे और वो कम से कम ईमानदार रहेंगे, शुचिता की उनसे अपेक्षा की जाएगी। तो मुझे तो इसी पे हंसी आती है। हमारे ये कांड हुआ है जब मध्य प्रदेश का, ये तो जैसे शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, उस तरह का मामला है। आपको पता है किस जगह पे जमीनें डेवलप की जाएंगी, किस जगह पर सड़कें बनेंगी, किस जगह बिजली जाएगी, और वहां की परती और गैर उपजाऊ जमीन आप खरीद लेते हैं किसानों से सस्ते मोल पर, और फिर उसको हाउसिंग सेक्टर में तब्दील करके आप उससे मुनाफा कमाते हैं। तो ये तो बड़ा सीधा मतलब ओपन एंड शट केस है, इसमें किसी तरह का किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए। मैं तो देखिए सिर्फ एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जब आप लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण दे रहे थे, तो आप शायद ये भूल रहे थे कि अभी जब चुनावी चंदों वाला घपला हुआ था, तो सबसे ज्यादा चुनावी चंदा पाने वाली पार्टी भाजपा थी। और न सिर्फ सबसे ज्यादा, बल्कि जो सेकंड उसके बाद आई पार्टी, वो तो उससे बहुत पीछे थी। और चुनावी चंदे जो लिए गए थे उसमें टैक्टिक्स क्या अपनाई गई। आप किसी एक सड़क निर्माता के यहाँ, किसी एक दवा से उत्पादक के यहाँ, किसी सीमेंट वाले कारखाने पर जाके छापा मारते हैं और उनके यहाँ डीआरआई भेज देते हैं, उनके यहाँ ईडी भेज देते हैं, उनके यहाँ सीबीआई भेज देते हैं। 5 दिन बाद वो आकर के आपके यहाँ 100-200 करोड़ आपकी पार्टी में चंदा देते हैं और उसके बाद सारा केस खत्म हो जाता है। तो ये तो बड़ा खुला खेल, मतलब भाजपा, देखिए कांग्रेस में थोड़ी बहुत शर्म थी, कांग्रेसी भी यही सब करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेसी नहीं करते थे, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म आग की थी। पर भाजपा में तो ये बेशर्मी की हद हो गई है, क्योंकि इतना करने के बाद भी वो ये दावा करें कि साहब हम तो एक पार्टी विद डिफरेंस है, हमारा चाल और चरित्र अलग होगा। आप अभी दोनों में राम फर्क ये है जन्मभूमि कि का कांग्रेसी खुलेआम कहते थे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम करप्ट हैं, लेकिन बीजेपी में है कि कंबल ओढ़ के घी पीने वाली बात है। देखिए अभी मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई जो व्यापारी है और बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बिना सरकारी एजेंसी को मोबिलाइज किए, बिना उसको जीते, उनका समर्थन जीते वो नहीं हो सकती। तो वो बड़ा मजेदार बात कह रहे थे। जब कांग्रेस, वो कह रहे थे कि कांग्रेसियों को पैसा देते थे तो ये उम्मीद रहती थी काम हो जाता था। बल्कि कांग्रेसी मंत्री ये करता था, किसी अफसर का तबादला करने उसे पैसा लेना है तो अपने एक वर्कर को भी पीछे लगा देता था कि 2-4% वो भी कमा ले। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है, यहाँ तो वो सीधा मतलब सिंगल विंडो से भी क्या कोई और पतली विंडो हो गई है कि एक ही व्यक्ति के पास जा रहा। आप सिर्फ पिछले कुछ वर्षों में जो आरएसएस के दफ्तर बने हैं, मैं तो बहुत एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं। आप किसी भी चले जाए, कानपुर में जाके जरा आरएसएस का दफ्तर देखा है, झंडेवालान में जो नया आरएसएस का दफ्तर बना, ये कहां से पैसे आ रहे हैं। एक जमाने में आरएसएस में जो गुरुदक्षिणा दी जाती थी वो मुट्ठी में छिपा करके और अपने गुरु की मुट्ठी में दी जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। आज तो आरएसएस का ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इस तरह के संगठनों को लोग जाते हैं और आपसे बिना पूछे आपके नाम से रसीद काटते हैं, उतना पैसा आपको देना होता है। तो ये तो जो मध्य प्रदेश का ये कांड हुआ है, मुझे नहीं लगता इस पे किसी को आश्चर्य होना चाहिए। इस पे केवल अब ये वेकअप कॉल है कि हम थोड़ा गंभीरता से इस तरह का, ये ऐसा ना हो कि फिर ये 2-4-6-10 दिन में, 15 दिन में कोई नया मामला आ जाएगा। पहले राम जन्मभूमि का अभी चक्कर चल रहा था, तब तक लखनऊ में आग लग गई। तो ये एक के बाद एक दूसरा आता जाता है और हम पिछले को भूलते जाते हैं। तो मुझे तो देखिए मुख्यमंत्री जी के ने जो कुछ किया या उनके परिवार ने जो किया, उसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। आपको पता है कि कहाँ जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी, वहां जमीनें आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जी राजगोपालन साहब, ये क्या बीजेपी का जो एचआर सिस्टम है, जो जिसके लिए बीजेपी की तारीफ की जाती है कि बीजेपी इतने बड़े जहाज को, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है क्योंकि उसका जो एचआर सिस्टम है बहुत ही मजबूत है। वो ये देखता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पे डिप्लॉय करना है, किसकी उपयोगिता है, कब किसको हटाना है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में पूरे कैबिनेट को बदल दिया, मुख्यमंत्री को बदल दिया, और इसलिए बीजेपी गलतियों से सीखती है, जल्दी सीखती है, ये माना जाता है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि एचआर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया है। अयोध्या में लैंड की जिस तरह से लूट हुई और सबने पैसे बनाए, सबने किस तरह से, अधिकारी से लेकर नेता ने, उज्जैन का मामला आ गया,
उस तरह से अब तो एक्सप्रेस को या किसी भी अखबार को मथुरा, वाराणसी और जितने भी धर्मस्थली है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि वहां भी इस तरह की लूट हुई होगी। तो जो कह रहे बिल्कुल ठीक बात है। सुबेरे इंडियन एक्सप्रेस का देखने के बाद, ट्विटर में देखने के बाद मैं भी आश्चर्य से हुआ था, लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते जा रहे थे, क्लैरिफिकेशन आने लगा। मुझे लगता है ये इंटरनल ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दीजिए। जो मीनाक्षी नटराजन का जैसे हराया कांग्रेस में, जो बैठ करके राज्यसभा में, ऐसे कुछ लोग बीजेपी से दे रहे हैं। एक 2026 में मई महीने में वेस्ट बंगाल जीतने के बाद, असम जीतने के बाद, पत्रकार हो, जज हो और राजनीतिक नेता हो, पब्लिक सर्वेंट्स हो, जो भी हो, ये सचमुच बीजेपी के ऊपर दब्बा है, ये मानने को तैयार हो। लेकिन एसआईटी ने आज सबमिट कर दिया रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने क्या जवाब देंगे? कल नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक टेलीविजन को जो जाकर के वो सेमिनार में बोल रहे थे, उसका कितना जो दम से बोल रहे थे। सेकंड, मोहन यादव का एफिडेविट में ये सारा डिटेल्स है करके लिख दिया है, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट में सेम टू सेम है। इसका अलावा आज तो आप उत्तर प्रदेश को बोल रहे, राम जन्मभूमि का लूट हो गया करके, लेकिन आज तमिलनाडु असेंबली में टीवीके का चीफ मिनिस्टर विजय ने भाषण देने टाइम पर तमिलनाडु सरकार में जो डीएमके थे, एडीएमके थे, उन्होंने कितना मंदिर लूटा है, मंदिर से कितना पैसा में पार्किंग कलेक्ट किया है, प्लस लैंड खरीदा है, माल डाला है। ये मंदिर वाला का मंदिर काम करना है। प्लस तिरुपति में जैसे हुंडी सिस्टम है, उधर सीईओ अपॉइंट किया है, ऐसी स्थिति अयोध्या में भी होना चाहिए। सारा मिल करके मुझे लगता है भैया ये चीज छुटपुट संभला से हम लोग खुशी हो जाएंगे। 2029 में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बिठा देंगे, मोहन यादव खत्म हो गया, मोहन यादव से अखिलेश यादव बोलने लगेगा करके। जो भी मेरा पहले भाषण किया था जो साहब ने, उनका बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसी के ऊपर भी कोई सीवीसी का आरोप होगा जरूर। 35 साल उन्होंने नौकरी की, कोई ना कोई तो उन्होंने कब तक किया होगा। सो आग इन टोटल ऐसे मोहन यादव ने जो किया है गलत किया है, चीफ मिनिस्टर से हटा दो, समस्या ठीक हो जाती क्या? अगल बगल में मकान में खरीदा है, इनको रिश्तेदार खरीदा है, वो सच्चाई है, ठीक है, वो इलेक्शन एफिडेविट में है। मुझे एक तमिल में टी.आर. बालू करके एक मंत्री है, उनको तीनों सिस्टर तीनों वाइफ बन गया, उनके कितना संबंधी एफिडेविट फाइल कर दिया है इलेक्शन कमीशन में। वो 5 बार एमएलए था, 5 बार राज्यसभा में आया, 2 बार लोकसभा में आ गया। उन लोगों को नजरअंदाजा नहीं करते हैं कोई। लेकिन मोहन यादव ने जो कर दिया, ओहो पार्टी विद द डिफरेंस, आग लग गया, इंडिया में कांग्रेस आ जाएगा, बीजेपी खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी खत्म। ये के सपना देखने के मुझे जो पहले भाषण दिया था ना, उनको मैं आदेश से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे दुनिया में रहना है, ये चीज सबको ऊपर है। देयरफॉर व्हेन यू अक्यूज अदर्स, मुझे लगता है सोच मूझ करके करना चाहिए। ये पार्लियामेंट में जरूर रिफ्लेक्ट करेगा, पार्लियामेंट आने दे। ये देखो तृणमूल टूट गया, इसीलिए इन लोगों को तो आग लग रहा पेट में, शिवसेना टूट रही। ये सारा पॉलिटिकली नैरेटिव, इसको राजनीतिक रूप में डाइवर्शन करने के लिए ये सारा चीज मध्य प्रदेश से हो रहा है। उसके दुर्भाग्य भी है लेकिन अच्छा भी है, डेमोक्रेसी का ये ऐसे टर्न होना चाहिए, टर्निंग भी होना चाहिए। बिल्कुल। आरती जरत, बीजेपी तो सत्ता में इसलिए आई थी ना, या लोगों ने, जनता ने इसलिए वोट किया था कि ये पार्टी थोड़ी बेहतर होगी कांग्रेस से। कांग्रेस को लोगों ने इसलिए वोट आउट किया कि भाई मनमोहन सिंह के का जो पूरा रिजीम था उसमें करप्शन की जिस तरह से कहानियां रोज छपती थी, तो लगता था कि भाई इंडिया की जो स्टोरी है वो तो एक तरह से खत्म हो गई करप्शन में। जनता ने इसलिए वोट किया कि भाई आप एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाएंगे जिसमें कि इस लेवल का करप्शन नहीं होगा। ऊपर से दिखता है कि ठीक है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जब अगर बीजेपी भी कांग्रेस हो जाएगी
तो फिर तो कोई फर्क नहीं रहेगा ना। सवाल ये नहीं है कि डीएमके करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है, शिवसेना करप्ट है। जो करप्ट है तो उसको आप हटाइए, उसको वोट आउट कीजिए, उसको नकारिए। लेकिन बीजेपी को जनता ने इसलिए वोट दिया था कि आपने नई उम्मीदें दिखाई थी कि आप करप्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री भी अगर लूट में शामिल हैं, तब तो फिर कोई अंतर नहीं रहा। सवाल ये है। बिल्कुल, आपने बहुत ही गहरा और इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है कि जैसे राजगोपालन जी बात कर रहे थे, तो इससे लगता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। अच्छा ठीक है, ये शिवसेना करप्ट है, बीजेपी कांग्रेस करप्ट है, टीएमसी करप्ट है, ये सारी पार्टियां करप्ट है, तो इसीलिए तो वो चुनाव हार रहे हैं, है ना। टीएमसी को क्यों हराया लोगों ने? क्योंकि मतलब वो करप्शन इतना ज्यादा हो गया था बंगाल में, इतनी एक्सटॉर्शन हो गई थी कि लोगों ने कहा चलो बीजेपी को चांस देते हैं, क्योंकि हम इस रेजिम से तंग आ गए हैं। शिवसेना क्यों हारी है? क्योंकि शिवसेना को भी ये मतलब लोगों को ये लग रहा था कि शिवसेना भी इतना एक्सटॉर्शन कर रही है, और जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस के साथ अलायंस बनाया, अपना पूरा आइडियोलॉजी को छोड़ के कांग्रेस के पास गई और सरकार बनाया सिर्फ पावर के लिए, तो लोगों ने बाद में जाके उनको पनिश किया है। तो यही मतलब ये पार्टीज करप्ट है, तो वो चुनाव हार रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिल रही है वोटर्स से। अब बीजेपी भी ऐसे करने लगेगी तो मतलब ये जाहिर है कि वोटर से पनिशमेंट मिलना चाहिए बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा चुनाव का सिस्टम जो है, जो बीजेपी ने अपने काबू में किया है, तो मुझे लगता है कि मतलब वोटरों को ये चांस ही नहीं मिलेगा इनको पनिश करने के लिए। और खास करके अगर आरती जी तब, जबकि कांग्रेस ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी का उन्होंने ठेका ले रखा है। प्रधानमंत्री या बीजेपी ये बार बार सारे वो अपनी रैलियों में कहते रहते हैं कि ये जो डायनेस्टी वाले पार्टी हैं ये लूटने के लिए आए हैं, ये लोग जो है बिल्कुल कांग्रेस है लूट की पार्टी है। तो जब आप बिल्कुल ईमानदारी का मोरल ग्राउंड इतना ऊपर लेकर जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, और आपके पार्टी के लोग कंबल ओढ़कर करप्शन कर रहे हैं, तब तो सवाल ये जायज बनता है। बिल्कुल। और मतलब ये जो मोदी जी ने कहा था चुनाव के दौरान 2014 में, मतलब वो 2014 में तो पूरा इलेक्शन करप्शन पे ही लड़ा गया था ना। मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के करप्शन पे ही लड़ा गया था, अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद। और लोगों ने इसीलिए वोट दिया था क्योंकि ये पार्टी विद डिफरेंस, लोगों ने यही समझा था कि ये पार्टी विद डिफरेंस है। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं खाया, पर मनमोहन सिंह के आसपास जो लोग थे उन्होंने खाया, बहुत खाया। अब मोदी जी ने नहीं खाया, पर मोदी जी के पार्टी के लोग खा रहे हैं। तो कुछ तो मतलब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। ये जो अयोध्या राम जन्मभूमि या अयोध्या में जो लैंड स्कैम हुआ था, जब सारे बीजेपी के नेता और उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और मेयर्स वगैरह ने लैंड खरीदा था वो मंदिर बनने से पहले, क्योंकि उनको मालूम था कि मंदिर बनेगा एक दिन और लैंड वैल्यू बढ़ेगा। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कितने साल हो गए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन का। व्यापम स्कैंडल जो हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बारे में कहा गया था कि वो एडमिशन पेपर्स लीक हुए थे और रिक्रूटमेंट पे घपला हुआ था, वो भी 2015 से चल रहा है। अब हम 2026 में हैं, कुछ लोग तो पनिश हुए हैं, पर जो असली कल्प्रिट है, क्योंकि ऐसे बड़े स्कैम छोटे वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं, ऊपर से कुछ प्रोटेक्शन होगा, इसीलिए तो ये स्कैम हुआ है। अब जैसे अब ये नीट का स्कैंडल हुआ है कि पेपर लीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ था, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उनको कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना, पर वो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है।
और ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि कांग्रेस करप्ट है, टीएमसी करप्ट है, शिवसेना करप्ट है तो बीजेपी भी करप्ट होगा। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हम तो ये मान के चलते हैं कि एक पार्टी जो कहती है कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, उनको ये डिफरेंस दिखाना चाहिए लोगों को, और अगर वो नहीं दिखा रहा है तो ये हाई मॉरल ग्राउंड लेने का कोई हक नहीं है उनको। सुनील जी, इसमें दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो आ गया कि नैतिकता का, ठीक है, नैतिकता का तकाजा बनता है। हालांकि आज की तारीख में भारत की राजनीति ऐसी हो गई है कि वहां पे नैतिकता शब्द बेमानी ही लगता है एक तरह से। दूसरा मुद्दा है कि आप सीधा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से आप करप्शन कर रहे हैं, और खास करके ये जानते हुए कि 2027 में जिस तरह से कुंभ महाकुंभ होता है उसी तरह से उज्जैन में सिंहस्थ होना है, और उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है पिछले 3-4 सालों से। पूरा नया शहर, उसके लिए 10 सिटी बनेंगे, और जिस तरह से लैंड एक्विजिशन हो रहे हैं। मोहनलाल यादव मंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उनको ये सब पता था, उज्जैन से हैं वो, उनको ये सब पता है कि उज्जैन में अगले 3-4 सालों में किस तरह का डेवलपमेंट होना है। और उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ जान के लैंड परचेज करना शुरू किया उनके परिवार ने। तो ये तो एक तरह से अनटेनेबल जिसको कहते हैं चार्जेस हैं। धन्यवाद अनिमेश जी। सवाल तो यही है कि क्या आपने अगर अपने नामांकन के एफिडेविट में आपने लिख दिया तो आप पाक साफ हो गए? ये कौन सा तर्क है? हर आदमी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है, उसका इनकम टैक्स रिपोर्ट में आपने दाखिल कर दिया कि हमने हमारे पास ये संपत्ति है तो पाक साफ हो गया हो। 2013 में मोहन यादव पहली बार विधायक बने और 2021 में वो मंत्री बने। 2013 से धंधा तो उन्होंने 2021 के बाद तो नहीं शुरू किया। जब वो मंत्री विधायक बने हैं उस समय वो धंधा शुरू कर चुके थे। तो 2013 से 2021 के बीच उन्होंने कितनी जमीन खरीदी? 2021 में मंत्री बनने के पहले वह उज्जैन डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन बना दिए गए। 2021 से लेकर के आज की तारीख में 2026 में आप जब बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने कितनी जमीन खरीद ली? और उसके बाद में 2023 में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं 2023 से लेकर के आज तक उन्होंने कितनी जमीन खरीदी? क्या इसमें सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? अगर आप व्यापार कर रहे थे और सब कुछ आपने नैतिकता के आधार पर और व्यापारिक नियमों के अनुसार कर रहे थे तो यह धंधा 2023 के पहले क्यों नहीं पुष्पित प्रवलित हो गया? और आपको यह कैसे जानकारी है कि किन इलाकों में सड़क बनेगी, कहां से राजमार्ग गुजरेगा, किन इलाकों में टेंट सिटी बनेगी, कहां पे डेवलपमेंट के काम कराए जाएंगे, और आप वही जमीन खरीदते हैं? यह ज्ञान आपको कहां से मिल गया? कहां से सपना आपको आ गया? बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ? क्या उस उज्जैन में या मध्य प्रदेश में अकेले मोहन यादव रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं? अब तो कारपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, उनको नहीं पता चल रहा है, मोहन यादव जी को पता चल गया। मोहन यादव जी 2021 तक उनके पास जमीन होती है 85 एकड़, और आज जब बहस कर रहे हैं तो 253 एकड़ जमीन उनके पास है, जिसमें से अधिकांश जमीन उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद खरीदी गई है। क्यों नहीं बनेगा ये? उन्होंने केवल यह कह दिया कि उनके निर्वाचन, उन्होंने अपने नामांकन पत्र में, शपथ पत्र में कह दिया है, इसलिए उसे विश्वास किया जाना चाहिए। क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए कि आपको वह कौन से कारण है जिनकी वजह से आप इतनी जमीन खरीद लीजिए? और ये सरकार किसकी बात करते हैं? बीजेपी की। 2008 से 2010 के बीच में येदियुरप्पा के ऊपर ही तो आरोप लगे थे, और यह आरोप किसी अखबार ने नहीं लगाया था, लोकायुक्त कर्नाटका ने लगाया था। येदियुरप्पा को जेल जाना पड़ा था यही जमीन की खरीद, कॉन्ट्रैक्ट देना, भूमि के स्वरूप को बदलना, यही तो आरोप थे उनके ऊपर। उस येदियुरप्पा को जेल जाने के बाद, इन आरोपों के लगने के बाद यह सरकार या बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। ये बात करेगी नैतिकता की कि फलाने तमिलनाडु के मिनिस्टर के बाद उन्हें इस्तीफा, आडवाणी उस समय हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था उस चार्ज। फिर दोबारा आ गए कि नहीं आ गए? हाँ, दोबारा, ठीक है। जब दोबारा आ गए तो उनको किसने दोष मुक्त कर दिया? किसने आरोप मुक्त कर दिया? कुछ मामलों में आरोप मुक्त हुए हैं वो, लेकिन पूरी तरह सभी मामलों में आरोप मुक्त हो गए। सवाल इस बात का, वो ये प्रेम खांडू के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जमीन खरीद के निर्माण के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने, बाकायदे इनके पूरे कार्यकाल की जांच की जाए 2005 से लेकर के और 2010 तक, 2015 से लेकर के 2020 तक। ये आदेश इस साल का आदेश सुप्रीम कोर्ट का। वो प्रेम खांडू साहब बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज तक क्या जांच शुरू हो पाई? क्या
अब ये जो बात आप उज्जैन में कर रहे हैं, यही बात हुई है हरिद्वार में। जो ये मुख्यमंत्री जी हैं आपके धामी साहब, इनकी सरकार के ऊपर आरोप है कि हरिद्वार नगर निगम ने जो जमीनों की खरीद फरोख्त की है उसमें घपले हुए हैं। पूरी सरकार के ऊपर आरोप है। किसने जांच किया? धामी साहब के ऊपर किसने कार्रवाई की? धामी साहब चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। सवाल ये नहीं है, सवाल कि कौन किसने पहले भी तो ऐसा होता था। अरे पहले बात जिस जो होता था 10 साल से 15 साल से सत्ता से बाहर है, वो कोई पूछ नहीं रहा उनको। आप तो दावा करके आए थे न खाएंगे न खाने दूंगा, कहां चला गया वो? आपने कहा था कि हम किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को हम संरक्षण नहीं देंगे। कौन किसका पालन किया? आप, जिसके ऊपर आपने खुद आरोप लगाया, अजीत दादा पवार। एक हफ्ते पहले आपने भोपाल में आरोप लगाया, अगले हफ्ते उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिस शुभेंदु अधिकारी के ऊपर इसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया, आज वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इनके आरोप है, वो किसी इंडियन एक्सप्रेस और किसी टेलीग्राफ का आरोप नहीं है, और आज मुख्यमंत्री हैं। यही हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड है, इस पे राजगोपालन साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अयोध्या में किसके ऊपर आरोप नहीं लगा है? अधिकारियों पे लगा, नेताओं के ऊपर लगा, ट्रस्ट के ऊपर लगा, मंदिर निर्माण समिति के ऊपर लगा, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप लगा, नगर निगम के मेयर के ऊपर आरोप लगा कि इन लोगों ने कम कीमत की जमीनें ज्यादा कीमत दे के खरीदी है। और वो पैसा किसका था? कोई गेहूं बेच के लाया था क्या? चंदे का पैसा था, वो आपने खरीदा। और यह भी आरोप लगे कि जब अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा था तो तमाम लोगों ने उन इलाकों में जमीनें खरीदी जिन इलाकों का विकास होना था, जहां पर सड़कें निकलनी थी। वहां भी हुआ। किसके खिलाफ आपने जांच कर ली? किसके खिलाफ आपने कार्रवाई कर दिया? तो यह बिना पर कि तमिलनाडु के मंत्री के ऊपर आरोप लग गया, इसके ऊपर आरोप लगा, जिसके ऊपर आरोप लगा सत्ता से बाहर है, जनता ने उनको सजा दी, उन्हीं के खिलाफ हम नारा बुलंद कर रहे थे। अब आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो स्वीकार कीजिए, लेकिन बीजेपी स्वीकार नहीं करती है। बीजेपी तो राजनाथ सिंह जी का बयान सबको याद कर लेना चाहिए, अपने घर में मढ़ा कर रख लेना चाहिए कि आरोपों के आधार पर एनडीए में इस्तीफा नहीं होता, आरोपों की जांच नहीं होती है। ठीक है, राजगोपालन साहब इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। राजगोपालन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अभी चुनाव का भाषण में सुना था, जो पहले बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला है। बहुत ही ये मध्य प्रदेश में जाकर के बोलना, ये मोहन बाबू की जगह पर ये चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे लगता है, क्योंकि इतना गुस्सा से बोल रहे। मैं 2 चीज बोलूंगा और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे भाई नहीं बढ़ेगा, बढ़ने दो यार, बढ़ने दो, मेरा क्या जा रहा है, बढ़ने दो। लेकिन सोनिया गांधी किधर है? अभी बेल में है ना जी। दाएं हाथ से बाएं हाथ में क्या कर रहे थे पता है? अपने चाइना में जाकर के दस्तखत के करके 100-1500 करोड़ रुपया में राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या है, वो क्या है? क्या वो लोग बेल पे है? सामने सुनना चाहिए ना जी उसको। सारा लोग A to Z कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार है, 2G का घोटाला किया है, ये आकर के भाषण दे रहे ये आदमी। ये क्या है? ये जो मोहन यादव ने क्या इलेक्शन एफिडेविट में है करके, क्यों सोनिया गांधी ने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन को? नहीं तो नेशनल हेराल्ड में इतना घोटाला किया करके ये बता दो। ये पासपोर्ट के ऊपर इतना हंगामा हो रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्य स्वामी दूसरा आदमी ने कर दे। ये क्या लूट रखा है क्या? इसका मतलब ये 2029 में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, बीजेपी को हटा देंगे। हटा दो यार, किसने मना कर रहे? हटा दो। आपने क्या, लेकिन ये पहले भाषण दिया था, उसका नाम क्या है मैं पता नहीं है, वो उनके मैं एमपी का रेकमेंड करूंगा जरूर कांग्रेस से। ठीक है, आप बिल्कुल अमित शाह से सोनिया गांधी अगर एक मिनट अनुज जी, सोनिया गांधी अगर जमानत पे है तो उसको कैंसिल क्यों नहीं करा देती सरकार? किसने मना किया है? अगर सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको सजा क्यों नहीं हो रही है? कौन मना कर रहा है? आप सरकार में हो, राजगोपाल जी, आप सरकार में हो, सरकार से सोनिया गांधी ने कोई पाप किया है, सोनिया गांधी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, हम उसके पक्ष में नहीं खड़े हैं। आप सरकार से कहो कि खिलाफ कार्रवाई करें। अगर सोनिया गांधी जमानत पे उसकी जमानत कैंसिल करावे, ये सरकार का काम है, ये हमारा आपका काम नहीं है। ठीक है, सोनिया गांधी के पक्ष में नहीं है। हम अपने शांति से पक्ष रखें। रॉबर्ट वाड्रा को क्या कर रहे थे? रॉबर्ट वाड्रा का क्या बात कर रहे हैं यार आप? अरे रॉबर्ट वाड्रा को सजा करवा दो राजगोपाल जी, रॉबर्ट वाड्रा को आप सजा करवा दो। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? बेल में है ना जी, बेल में है, याद है आपको?
तो बेल और, कैंसिल करा था उसकी? अरे आप बेल कैंसिल बेल करा कैंसिल दो, आप विभूति जी कैंसिल कुछ करा दो कहना चाह रहे हैं जाके। विभूति अरे कौन कर रहा है? सरकार कैंसिल करा दे उसकी, कौन मना कर रहा है? कहना है देखिए, मुझे क्यों सिर्फ जाना? ये हमको कहना क्यों जाना है है? कि हम किसी का यहाँ पे पक्ष नहीं राजगोपालन ले जी, रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल राजगोपालन पार्टी जी, का। और मजे की बात ये राजगोपालन है जी, राजगोपालन जी कि जय रमेश मजूमदार जी, ने ही रमेश जी, राय साहब रॉबर्ट कुछ कर रहे बगीरा हैं, के। रमेश जी, राय साहब कुछ कर हाँ रहे हैं, विभूति जी सुनिए। कुछ कहना है। हाँ राइट साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि राजगोपालन जी जिस धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और जिस बेशर्मी के साथ भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता समर्थन नहीं इसके कर रहे, बावजूद ये आपको राज्यसभा में पश्चिमी जा रिपोर्ट दो है, ये ये बता राज्यसभा दो। में जा पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा। नारायण बाबू, सारी आपने बेशर्मी के बावजूद राजगोपालन जी आप राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे। सारी कोशिश तो आप यही कर रहे हैं ना कि आपको राज्यसभा में भेज दिया जाए। सारी बेशर्मी के बावजूद मुझे लगता है आप नहीं जा पाएंगे। थोड़ा नैतिक रहिए, नैतिक रहिए, थोड़ा नैतिक रहिए। अनैतिक अरे लोगों के साथ जा करके आप क्या हासिल जो करेंगे? राजगोपालन जी भूल रहे ये हैं, बताइए। राय साहब कहाँ उम्मीद कर रहे हैं ठीक है, नैतिकता की? हम लड़ाई उस पर न करें। नहीं, हम अनैतिक अपना होकर के ये कहाँ सही ढंग से राज्यसभा में रखें। लेकिन राजगोपालन जी एक सवाल, छोटी सी टिप्पणी आपसे बिना ये तूते मैं के मैं लेना चाहूंगा कि आपको लगता है सचमुच कि बीजेपी का जो एचआर सिस्टम है, बीजेपी का जो एचआर सिस्टम है कि लोगों को पनिश करने का जो तरीका है, क्योंकि बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है, नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अगर मेरे नाम पे, मेरे कोर्ट पे कोई काला धब्बा लगेगा तो मैं अपनी कीमत पे ये नहीं होने दूंगा, जिसके कारण से बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है। आपको लगता है कि ये सारे जो केसेस हो रहे हैं, मोहन यादव का केस हो या अयोध्या का केस हो या कोई और ऐसे, आपको याद होगा कि जब कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने जब बल्ले से पिटाई की थी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करे और उसका बेटा करे, तो आपको लगता है कि थोड़ा एचआर सिस्टम खराब हो गया है, उसको सुधारने की जरूरत है? सुनिए, इंडिया में इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, दो चीज है जी, आप हर 5 साल में चुनाव आ रहे, हरा दो, हर 5 मिनट पर आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जाओ उधर। आप बीजेपी को, कांग्रेस को दोषी ठहराने में पब्लिक सिस्टम इतनी तो बाहर आ गया ना जी। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, असम में क्या हुआ है, ये सोचना चाहिए ना जी। हमेशा करने, पत्रकार हो, जज हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, करप्शन में लिप्त है, दे आर इन्वॉल्व इन द करप्शन। इसको कभी नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस हो, देखो इतना भाषण दे रहे थे कोई लोग, आपने स्थिति में सीवीसी रिपोर्ट नहीं था ये आईपीएस ऑफिसर के ऊपर, ये बता दो आपने कितना इन्वेस्टिगेशन किया है। ये सबको बांधने के लिए तो जनजी आया ना जी, मैं राज्यसभा जाऊं, लोकसभा जाऊं, आपसे क्या मतलब है? ये भी सोचना चाहिए ना जी। क्यों 15 साल से एक ही आदमी आ रहा है बार बार? पब्लिक बेवकूफ है क्या? आप लोग तो कर रहे थे क्या? राजीव गांधी क्या कर रहे थे, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, बोफोर्स में क्या कर रहे थे? आप लोग लूटे रखे थे, इसलिए जब बाहर आ रहे धीरे धीरे। इनसे कहिए जरा ये संयम के साथ बात करें, ये इस तरह की बेशर्मी और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा बहसों में। आपने क्या बोल रहे हैं? आपने शुरू में क्या बोला था? गंभीर चर्चा में आए हैं तो इन्हें बिल्कुल संयम रखना चाहिए। और आपने क्या बोला था? अपनी भाषा पर भी संयम रखना चाहिए। ये आईपीएस ऑफिसर थे, आपको ऊपर एक जुर्माना भी नहीं करता, आपका क्लीन इतनी स्वीप में आया बेशर्मी क्या? से आदमी बात कर रहा है, हद कर दिया। आप क्यों बुला के ऐसे आदमियों को इस तरह की चर्चाओं में रखते हैं? नहीं बिल्कुल शब्दों का हम चयन रखें और अपने आर्गुमेंट को विषय पे ही रखें, जिस टॉपिक पे रखें। तो इनसे पूछिए ना ये क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ है वो बता दो उसको। नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ है, रॉबर्ट वाड्रा को क्या हुआ वो बता देना कि जवाब। वो एक तरह से मान चुके सारे लोग कि कांग्रेस करप्ट है और कांग्रेस के करप्शन के हाथ में डूबे हुए हैं। हरा दो उसको, बीजेपी भी करप्ट है, 2029 में हरा दो उसको। किसने मना कर रहा है? कैसे 3 बार आया है वो? ठीक है, अंतिम छोटी सी टिप्पणी आरती जी आपसे कि आपको इस पूरे विवाद में अगर हम कांग्रेस, बीजेपी या डीएमके इसमें न जाएं, हम आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज ग्रामर देकर बीजेपी सत्ता में आई है, आपको लगता है कोर्स करेक्शन करेगी बीजेपी? क्योंकि बीजेपी
कोर्स करेक्शन करने में माहिर पार्टी मानी जाती है और आने वाले दिनों में रिसफल की चर्चा है। आपको लगता है कि कोर्स करेक्शन करेगी, कम से कम वैसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, या फिर वो सब आई वॉश होगा कि एसआईटी बन गई, एसआईटी की रिपोर्ट में छोटे कर्मचारी फंस जाएंगे, बड़ी मछलियां बच जाएंगी, उस तरह का नैरेटिव होगा? अगर वो मोहन यादव को हटा भी दें, कोई क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है कि चीफ मिनिस्टर्स की रीशफल भी होगी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी बदले जाएंगे और जहां जहां चुनाव आने वाले हैं उन 2-3 प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बदले जाएंगे, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बदले जाएंगे। पर उनके बदलने से जो भी फायदा हुआ है मोहन यादव को और उनके परिवार को, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब या तो जो अलॉटमेंट हुआ है, जो उन्होंने जमीन खरीदा है, वो सारा अलॉटमेंट कैंसिल किया जाए ताकि वो रियल पनिशमेंट होगा। सत्ता से हटा दे, पर उन्होंने जो पैसा बनाया है, अगर ये रिपोर्ट सही है, तो पैसा तो बना के उनकी जेब में गया ना, और वो बनाते रहेंगे क्योंकि वहां उज्जैन में तो वो बनना ही है, डेवलपमेंट होना ही है, वो होटल्स तो बनेंगे, हाईवेज तो बनेंगे, तो उनको तो फायदा हो गया ऑलरेडी। तो सत्ता से हटा देंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। रियल मामला ये है कि बीजेपी किस हद तक जाएगी कि इन लोगों को पनिशमेंट हो, मतलब केसेस हो, उनसे जमीन छीना जाए, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि हाँ सचमुच पनिशमेंट हुआ है। और यही मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के लिए एक टेस्ट है। ठीक है, वो चुनाव 3 बार जीत के आए हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अब 2029 में वो चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, है ना, और चौथी बार चुनाव लड़ेंगे तो कुछ तो लोग पूछेंगे ना कि आपने ये 15 साल में किया क्या, आपने जो वादे किए थे उस वादों को आपने कैसे पूरे किए हैं। और सबसे बड़ा वादा तो ये था कि वो क्लीन अप करेंगे, वो करप्शन को मिटाएंगे। 2014 में जिस तरीके से करप्शन का उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, कैंपेन किया था, तो वो प्रॉमिस वो सच में खड़े होके कह सकते हैं कि हाँ मैंने करप्शन हटा दिया है? नहीं ना, क्योंकि ये स्कैंडल्स तो निकल रहे हैं एक एक करके। मतलब मुझे सबसे खराब वो लग रहा है जो अयोध्या टेम्पल में जो लोग चंदा देते हैं उसको चोरी किया गया है, और 3 कंप्लेंट्स दर्ज हो चुके हैं थाने में, पर पुलिस ने आज तक एफआईआर नहीं रजिस्टर किया है। मतलब यही चल रहा है कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है मुझे नहीं मालूम, पर आप ही ने राम मंदिर बनाया था, आप ही ने पूरा इशू बनाया हुआ है राम मंदिर का 30 साल से, तो ये आपको कुछ तो इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए राम मंदिर का। और वो रिस्पेक्ट तो अगर आप ही के लोग चुरा रहे हैं चंदा, तो क्या रिस्पेक्ट है राम मंदिर के लिए? तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को कॉस्ट करेक्शन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि चौथी बार जब वो चुनाव में जाएंगे उनका रिकॉर्ड, ये धब्बों से उनका रिकॉर्ड खराब होगा, और पता नहीं वो क्या होगा उस चुनाव में, पर कम से कम उनके कपड़े, उनकी इमेज तो साफ होनी चाहिए, ये धब्बे नहीं रहने चाहिए, ना उन पे ना उनकी पार्टी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वेकअप कॉल है कि जिस तरह से 3 टर्म की जो एंटी इनकम्बेंसी है, और शायद जो पार्टी सरकार में एक जिसको कहते हैं फटीग फैक्टर भी आ रहा है, और इसके साथ में फटीग के साथ में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो सब एक लापरवाह हो गए हैं सिस्टम में, कि सिस्टम तो ऐसा ही रहेगा अगले और कई सालों तक। इसलिए एक तरह से करप्शन की शुरुआत हो गई है, और जिसकी की वानगी चाहे अयोध्या हो या उज्जैन में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि सिस्टम के लोग करप्शन या उसमें पूरी तरह से लूटपाट में लग गए हैं। शायद प्रधानमंत्री के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए कि वैसे न केवल उन्हें अपनी इमेज को बचाना है अगले टर्म के लिए, बल्कि जिस
निष्पक्षता और जिस ईमानदारी का भरोसा देकर वो सत्ता में आए थे, उसके लिए ये सारे नेता उनके लिए ही चुनौती बन रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजगोपालन साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विभूति जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सुनील शुक्ला साहब, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.